Hello students, hope you've all checked the feedback of your papers. Okay, all of you have done a good job since it was your first paper. The reason why I am discussing the paper is that when they check in the boards, the examiners are looking for certain keywords. So one thing is understanding and one thing is putting your understanding in the paper. So we're going to go through all the questions. Okay, I'm starting with the theory part of the paper. The first question was, why is vapor pressure of aqueous solution of glucose lower than that of water? ठीक है, आप सबने आंसर ठीक लिखा है, but I was looking for this one key word, that is evaporation, rate of evaporation. वो मुझे नहीं मिला आपके आंसर्स में. ठीक है, so let's discuss this question. Question क्या कहता है कि ग्लूकोज सोल्यूशन, दैट इज कि जब मैं पानी में ग्लूकोज डाल देती हूँ तो देर इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जो एक ग्लूकोज सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर पानी से कम है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस. आप में से कुछ बच्चों ने डायग्राम भी बड़ा अच्छा बनाया है. मैंने आपको समझाया था डायग्राम की हेल्प से कि पहले सरफेस पे सिर्फ पानी था, तो जब इसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया तो some of the solute particles, that is the glucose particles, are occupying the surface. ठीक है, so क्या है, evaporation is a surface phenomena. तो क्योंकि now as compared to pure water, lesser number of water molecules are available on the surface for evaporation, जिसकी वजह से क्या होगा, rate of evaporation कम हो जाएगा और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. क्लियर है? सो प्लीज मेंशन द वर्ड दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. सो नाउ इन अ ग्लूकोज सॉल्यूशन लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स are available on the surface for evaporation because some part of the surface is also occupied by glucose molecules, so which will lead to decrease in rate of evaporation and hence vapor pressure is going to dip. ठीक है, क्लियर है? आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए. इन योर पेपर्स जस्ट मेक द करेक्शंस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. हाउ द स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट helps in clearing the snow covered roads in hilly areas. ठीक है, इसमें भी काफी बच्चों ने इसको, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली, बट एक दो बच्चों के क्वेश्चंस में अगेन दैट कीवर्ड वाज मिसिंग, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, द क्वेश्चन इज कि जहाँ पे सड़कों पे बर्फ जमी होती है तो वहाँ पे हम नमक क्यों डाल देते हैं. ठीक है, नमक डालने से रोड साफ करना क्यों आसान हो जाता है, बिकॉज व्हेन you sprinkle salt on snow, it helps in reducing या decreasing the freezing point. ठीक है, there is a depression in freezing point. ठीक है, तो जब आप सोडियम क्लोराइड डालते हो तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री की जगह -25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्नो जो है सॉफ्ट हो जाती है और मेल्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से रोड्स क्लियर करना आसान हो जाता है. ठीक है, सो द की वर्ड दैट यू नीड टू मेंशन हियर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कीवर्ड था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे कीवर्ड क्या आपने यूज करना था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी हियर अ फिजिंग साउंड ऑन ओपनिंग अ सोडा बॉटल. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हमें फिजिंग साउंड क्यों सुनाई देती है जब हम एक सोडा बॉटल पैक करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज सोडा. इन अ सोडा बॉटल, जैसे आपका कोक हो गया, लिम्का हो गया, आप लोग खोल के फुस करके आवाज आती है ना. तो क्या है कि अंडर वेरी हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में सॉल्युबल किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसका सोडा बनाया जाता है. सोडा इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड इन वाटर. ठीक है, और आपने हेनरीज लॉ
हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ सेज द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, या आपने इसकी ये वाली फॉर्म भी डिराइव की थी, P इक्वल्स टू KH इंटू X। ठीक है, राइट। सो अंडर वेरी हाई प्रेशर इन कोल्ड ड्रिंक्स को पैक किया जाता है, दैट इज CO2 इज मेड टू डिसॉल्व इन वाटर अंडर वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, तो जैसे ही हम उसकी ऐसे करके जब हम लिड खोलते हैं तो क्या होता है, जब हमने उसकी सील तोड़ी तो हमने क्या किया, हमने उसका प्रेशर जो था वो कम कर दिया। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा तो उसमें जो CO2 की क्वांटिटी डिसॉल्व है वो कम होती जाएगी। एंड नाउ व्हेन यू ओपन इट, जब आपने उसकी लिड निकाल दी तो दैट CO2 इज गोइंग टू एस्केप थ्रू द ओपनिंग ऑफ द बॉटल, जिससे से फिजिंग साउंड आएगी। ठीक है, सो ओके, आई चेक योर पेपर्स, मोस्ट ऑफ देम ठीक है, लेकिन अगेन सम ऑफ यू हैव मिस्ड आउट द कीवर्ड। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू मेंशन that as per Henry's law the amount of gas dissolved is directly proportional to pressure, या solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure. That is why when you open the lid the amount of CO2 dissolved goes on decreasing. ठीक है, तो आपको जरूर मेंशन करना है Henry's law की statement and the word Henry's law। ठीक है, so take a note of this, we move on to the next question। Okay, now let's look at the fourth question, why is Raoult's law a special case of Henry's law? आप में से कुछ बच्चों ने अटेंड किया है, कुछ ने नहीं किया, so let's look at this question। थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ। Raoult's law, Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law says the P, that is the partial pressure is P naught A into XA। ठीक है, और Henry's law क्या कहता है? Henry's law कहता है PA is KH into P naught A। ठीक है, सॉरी, KH into mole fraction of A। So Raoult's law क्या कहता है? PA is P naught A into XA and Henry's law क्या कहता है? PA is KH into XA। ठीक है, so now इसमें if you see this is also same and this is also same, basically both are saying that जो pressure है it is directly proportional to the mole fraction of the वॉलेटाइल कंपोनेंट, कि जितना ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होएगा उतना ज्यादा प्रेशर होएगा। ठीक है, सो दोनों में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर। ठीक है, सो व्हाट इज डिफरेंट इज ओनली दिस। तो फॉर लिक्विड्स, वो लिक्विड्स जिनका P naught A उनके हेनरीज कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, सो in that case for liquids where P naught A is equal to Henry's constant at a given temperature, ठीक है, so उस केस में Raoult's law is a special case of Henry's law। I am again repeating, दोनों laws में there is a direct relationship shown between the partial pressure and the mole fraction of the volatile component, that is of the solvent। ठीक है, What is different is only the constant। यहाँ KH है, Henry's constant, वहाँ प्योर प्रेशर है। तो जिस लिक्विड्स में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे P naught A उसके KH की, उस लिक्विड के हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर हो जाता है, उस केस में दोनों चीजें सेम हो जाती हैं। सो Raoult's law is a special case of Henry's law for the cases in which at a particular temperature P naught A of the liquid becomes equal to its Henry's कांस्टेंट। आप दोनों इक्वेशंस लिखोगे और आप ये कंडीशन भी मेंशन करोगे। क्लियर है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वैन हॉफ फैक्टर व्हेन इज इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 1? ठीक है, तो बहुत आसान सा है, आप इसकी इंग्लिश में लिखो, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। ठीक है,
So you can write it like this. Van Hoff factor is denoted by I. ठीक है, this is your Van Hoff factor. ठीक है, आगे लिख सकते हो कि it is normal molar mass over observed molar mass, या I equals to observed colligative properties over normal colligative properties ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो that I या Van Hoff factor is the ratio of normal molar mass and observed molar mass, or it is the ratio of observed colligative properties and normal colligative properties. ठीक है, so I की वैल्यू ग्रेटर देन कब 1 होती है? in case of dissociation. हमने पढ़ा था ये कि डिसोसिएशन के केस में I is greater than 1, एसोसिएशन के केस में it is less than 1. ठीक है, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके लिए I जो है दैट इज इक्वल टू 1, जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन दोनों ही नहीं हो रहे. ठीक है, क्लियर है? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेनरीज कांस्टेंट. ओके, आपको ये रिलेशनशिप याद करना बहुत जरूरी है. मैंने आपको क्लास में कराया था और इसके नोट्स में भी दिखाया है, बट यू शुड नो दिस ऑन योर टिप्स. काफी बार ये एमसीक्यू में आ जाता है. ठीक है, सो अगर आप हेनरीज लॉ लो, ठीक है, सो हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेस with increase in solubility, या it increases with decrease in solubility. तो basically टेम्परेचर का और हेनरीज कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी की इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर किसी चीज की कोई लिक्विड ज्यादा सॉल्युबल है तो उसका हेनरीज कांस्टेंट कम होएगा. अगर कम सॉल्युबल है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होएगी एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. आप सबने ये बिल्कुल परफेक्टली किया है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स? गिव वन एग्जांपल. मैं एक बार फिर भी 7th क्वेश्चन बता देती हूँ. ठीक है, सो आप क्या करोगे 7th क्वेश्चन में? सबसे पहले आप टेबल बना दोगे. ठीक है, आइडियल, नॉन आइडियल, और डिटेल्स में अगर ये करना है तो यू कैन रेफर टू माय वीडियो लेक्चर ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं. आइडियल सॉल्यूशंस कौन से थे? विच वर फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ. ठीक है, एट ऑल concentrations they were not following Raoult's law. ठीक है, उसके बाद इनमें और क्या था? Your PA was equal to P naught A XA and PB was equal to P naught B XB. ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली इसी की ऑफशूट है. आप नहीं भी लिखना चाहो ये पॉइंट चलेगा. ठीक है, उसके बाद योर चेंज इन एंथैल्पी वाज 0, योर चेंज इन एंथैल्पी वाज नॉट इक्वल टू 0. उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम वाज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम वाज नॉट इक्वल टू 0. अगर एक और डालना चाहो और क्या डाल सकते हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डाल सकते हो कि अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B है तो A और B में अट्रैक्शन है, इट इज नियरली इक्वल टू AA एंड BB. और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B इज नॉट इक्वल टू AA एंड BB. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो. ठीक है, जैसे आप यहाँ दे सकते हो बेंजीन एंड टोलुइन. ठीक
ठीक है, यहाँ आप दे सकते हो HCl एंड वाटर, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। यू वांट मोर, तो यहाँ पे आप वो ग्राफ बना सकते हो जो मैंने आपको कराए हुए हैं, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। मैं आपको सारे पॉइंट्स क्यों करा रही हूँ, बिकॉज एट टाइम्स आपको जब डिफरेंस आता है वो आपको मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको सारे डिफरेंस बता दिए हैं, ठीक है। सो इसका ग्राफ कैसे था, इसका ग्राफ था आइदर यू हैव अबव और यू हैव बिलो, ठीक है। सो डिपेंड्स, आपको अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर डिफरेंस पूछा है तो आपने उसी पॉइंट को एड्रेस करना है, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू ऑल द पॉसिबल डिफरेंसेस, यू कैन नोट दिस डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले आ जाइए, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आके सोल्यूशन ऐसा बिहेव करना शुरू कर देता है जब उसको बॉईल करो कि जैसे वो एक ही चीज से बना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी से एग्जाम्पल ले लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, ठीक है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। जब इसकी 95% कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, ठीक है, सो उसके बाद मैं इसको कितना भी बॉईल करूं उसकी कॉन्सेंट्रेशन 95% ही रहती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज इफ इन दो चीज़ों से नहीं बना, एक ही चीज़ से बना है, क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि क्या है, जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होता जाता है, राइट। सो बट ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं, हर एक मिक्सचर जो कांस्टेंट बॉइलिंग है वो अपनी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आके ऐसा बिहेव करना शुरू कर देता है जैसे वो एक ही चीज से मिला हो। इनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्यों कहते हैं। सो एजियोट्रॉप्स क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब उनमें भी कैटेगरी पूछी है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, लेट्स से A and B is very small as compared to force of attraction between A and B, जिसकी वजह से क्या होगा, there is going to be a great increase in vapor pressure, ठीक है। that is they are going to suffer पॉजिटिव डेविएशन, काफी ज्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो हैं जिनके जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से दे सफर अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उनका वेपर प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से जो वो लिक्विड्स हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया तो वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी कर लेता है। इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर के बढ़ने की वजह से बहुत कम टेम्परेचर पे ही जो लिक्विड है वो बॉयल हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वलाइजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्योंकि ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और वो किस लिए, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसका वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो ज़रूरत से कम टेम्परेचर पे ही, बहुत लो टेम्परेचर पे ही तो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी कर लेगा या लिक्विड बॉयल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 95% अल्कोहल की बात कर रही हूँ, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेल्सियस, और इनका मिक्सचर जो है वो 78 डिग्री पे ही बॉयल हो जाता है, और जब उसकी कॉम्पोजिशन 95% हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके बाद देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, ठीक है। वो मिनिमम बॉइलिंग भी है और एजियोट्रॉप भी है, क्लियर है। सो यू कैन
Give the definition of minimum boiling azeotrophs. What are minimum boiling azeotrophs? The azeotrophs in which the two components of the solution, they have very low force of attraction, या very weak force of attraction, hence they suffer large positive deviation, ठीक है, due to which they boil at a temperature lower than the normal temperature, ठीक है. तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो साथ में इथेनॉल एंड वाटर का. क्लियर है? सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, why should patients with high BP या high blood pressure avoid a salty diet? Most of you have written it correctly, लेकिन एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जिन लोगों को ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है उनको नमक कम खाना चाहिए. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेट्स से ये हमारी एक ब्लड वेसल है. ठीक है, आपके ब्लड में आई टोल्ड यू द कॉम्पोजिशन इज 55% प्लाज्मा विच अगेन इज 92% वाटर एंड 45% आर योर ब्लड सेल्स, जिसमें आ जाते हैं आपके RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज योर ब्लड वेसल और इसमें ये प्लाज्मा है. ठीक है, और इसमें ये आपके RBCs हैं. RBCs आर बाइकॉन्केव स्फेरिकल एंड देन यू हैव योर WBCs हैं. ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट्स घूम रहे हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स से ये आपका एक RBC बनाया मैंने थोड़ा सा बड़ा समझाने के लिए. जब आप हाई सॉल्टी डाइट खाओगे तो क्या होएगा? दिस इज प्लाज्मा विच इज मेनली वाटर. इसमें 92% वाटर होता है प्लाज्मा में एंड बाकी 7% प्रोटीन्स होते हैं और 1% इज योर सॉल्ट्स, बेसिकली सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. तो अगर आप ज़्यादा सॉल्टी डाइट खाओगे तो आपको प्लाज्मा में काफ़ी नमक आ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली इज गोइंग टू हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन as compared to the cell sap here. This is low concentration now क्योंकि आपने ज़्यादा नमक खाया. So what is going to happen? There is going to be movement of water from low concentration to high concentration. That is what exosmosis हो जाएगा. ठीक है, तो इससे दो रेपोकशंस होंगे. एक तो आपका जो RBC है वे ऐसे श्रिंक सा हो जाएगा. ठीक है, सो योर RBC इज गोइंग टू श्रिंक. जब वो श्रिंक हो गया सो लेट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, क्योंकि सारा फ्लूइड RBC से निकल के, सारे RBC से निकल के यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो क्या होएगा? इस पे प्रेशर पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम जो है लिक्विड की बढ़ गई, तो ब्लड वेसल पे प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, तो जब आपका ब्लड वेसल पे प्रेशर पड़ रहा है दैट मीन्स जो ब्लड है उसमें प्रेशर बढ़ गया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर BP इज गोइंग टू फर्दर शूट अप. ठीक है, सो दिस फ्लूइड दैट हैज कम आउट इट इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द blood vessels. So what is going to happen? Your blood pressure will further increase. ठीक है, क्लियर है? इसलिए जिनको लोगों को BP की प्रॉब्लम है उनको कहते हैं हाई सॉल्टी डाइट ना खाओ. ठीक है, राइट? सो बिकॉज ऑलरेडी उनके बॉडी में टेंडेंसी है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की, तो इससे और बढ़ जाएगा एंड देन इज गोइंग टू अफेक्ट योर ऑर्गन्स. ठीक है, राइट? Now let's come to the next question. What is reverse osmosis? Explain with the help of example. ठीक है, most of you have written correctly. ठीक है, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन इसकी बताना चाहूँगी जो मेरे वीडियो लेक्चर में भी थी और वो काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आती है. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दैट.
कॉमन सेंस यूज करो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू a SPM, that is semi permeable membrane, ठीक है। You should remember the short form also, SPM, right? तो reverse osmosis क्या हो जाएगा? reverse osmosis, reverse मतलब उल्टा, that means उसका उल्टा हो गया। अब reverse osmosis क्या हो जाएगा? movement of solvent from high concentration to low concentration through a semi permeable membrane, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में तो ऑस्मोसिस होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होएगा? जब आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड इतना जबरदस्त प्रेशर लगा दिया, जो प्रेशर था वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? काम उल्टा शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, is applied on higher concentration side, ठीक है, राइट। सो दोनों एग्जांपल्स दे सकते थे आप इसमें, वो शुगर सोल्यूशन वाला भी दे सकते थे और डीसैलिनेशन ऑफ वाटर भी दे सकते थे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। सो दिस इज अ बिग ह्यूज वाटर टैंक और उसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। इधर पे फ्रेश वाटर है, इस पे यहाँ पे नमक वाला पानी सी वाटर या सलाइन है, ठीक है। यू कैन राइट सी वाटर या सॉल्टी वाटर। सो दिस इज बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज low concentration. Normal scenario में if you just leave it like that, so what is going to happen? There is going to be a movement of solvent particles, ठीक है, from the low concentration to the high concentration through the SPM, semi permeable membrane. पर अगर मैंने यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, this pressure which is greater than osmotic pressure, then what is going to happen? तो जब इतना प्रेशर अप्लाई करूंगी इस साइड से, सो क्या होएगा? यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो उल्टा हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ से बड़ी जोर से दबाव आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो यहाँ नमक वाला पानी है, इसमें से पानी जो है वो फ्रेश वाटर वाली साइड, साफ पानी जो है वो फ्रेश वाटर वाली साइड मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ पे नमक ज़्यादा रह जाएगा। सो यहाँ से कॉन्स्टेंटली थ्रू आउटफ्लो हम फ्रेश वाटर निकालते रहते हैं एंड दिस इज हाउ यू क्लीन योर सी वाटर या सलाइन वाटर। क्लियर है? सो दिस फिनिशेस द सेक्शन ए ऑफ योर पेपर। Okay, so this is section B. Section B comprised of 5 numericals in your paper. Most of you have done 3 correct और हर एक ने एक दो गलत किए हैं, ठीक है। So now let's look at the first one. Antifreeze solution is prepared from 222.6 grams of ethylene glycol and 200 grams of water, ठीक है। If the density of solution be 1.072 grams per milliliter, then what is the molarity? तो आपको क्या क्या निकालना है? आपने मोलारिटी निकालनी है और आपने मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
over mass of solvent in kgs. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होएगा, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, गिवन मास कितना है 222.6. मॉलिक्यूलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं यहाँ. सो 12 2 से 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दैट इज 32 और फर्दर 2 हाइड्रोजन और. सो 4 4 8 2 10 2 12 एंड 6 62. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपका आ जाएगा 3.59 मोल्स. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम्स. तो आपकी मोलैरिटी क्या हो गई 3.59 ओवर 200. इसको जब केजीज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ गया. ठीक है, सॉरी 1000 से, बिकॉज 1 ग्राम इज 1/1000 kgs. तो यहाँ 1000 से डिवाइड करने की जगह हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है, इसको सॉल्व करके आपकी मोलैरिटी आ रही है 17.95 m. ठीक है, ये आपकी आ गई मोलैरिटी. उसके बाद है मोलैरिटी फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute over volume of solution in liters. ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं 3.59, बट व्हाट यू डोंट हैव इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सो अगेन लगाओ फॉर्मूला, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो गया, सो वॉल्यूम इज मास ओवर डेंसिटी. मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर डेंसिटी कितनी हो गई, डेंसिटी दी हुई है आपको 1.072, दैट इज 422.6 ओवर 1.072. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो. ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है आपका 394.22. यूनिट्स क्या होंगी, डेंसिटी में देखो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या दी हुई है, मिलीलीटर. सो दीज मेनी मिलीलीटर्स. अब आपके पास वॉल्यूम आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी निकला हुआ था, तो मोलैरिटी क्या हो गई 3.59 ओवर 394.22. इसको लीटर्स में कन्वर्ट किया वॉल्यूम को. ठीक है, तभी न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है आपका 9.11 m या मोल्स पर लीटर. ठीक है, सो अगेन क्या किया आपने सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, डायरेक्ट मोलैरिटी आ गई. मोलैरिटी निकालने के बाद आपने वॉल्यूम निकाली, आपको डेंसिटी दी हुई थी, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डेंसिटी दी हुई थी, वॉल्यूम आ गई मिलीलीटर्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर निकाल लिए थे, फॉर्मूला में डाला, आपके पास मोलैरिटी आ गई. ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now let's look at this numerical. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane have been given to you. Again, and you have been asked to calculate vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 grams of chloroform and 40 grams of dichloromethane and mole fraction of each component in vapor phase. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है P और दूसरा क्या निकालना है आपको YA and YB. ये सारा कुछ आपको निकालना है. ठीक है, नाउ P क्या होता है, P इज PA प्लस PB. क्लियर, फर्दर PA क्या होता है आपका P0A XA और PB क्या होता है आपका P0B XB. आपको P0A और P0B क्वेश्चन में दिया हुआ है. P0A कितना दिया हुआ है आपको 200 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एंड लेट्स से B हम ले लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन
वो कितना दिया हुआ है आपको 415 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो आपको XA और XB निकालना है। XA XB के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा, कितनी क्लोरोफॉर्म ली है 25.5 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 119.5। आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद हो गया है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 40/85। अगेन कैलकुलेट करने से 85 आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, इससे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं आपके 0.213 एंड 0.470 मोल्स। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट एज 0.312। तो आपका XB क्या हो जाएगा, XB is going to be 1 minus XA, that is 1 minus 0.312। ठीक है, 1 minus 0.312 कितना हो गया, it's going to be 0.688। ठीक है, so till now what we have done, we found out number of moles and we found out mole fraction। अब इस फॉर्मूला में डाल लेते हैं, तो आपका PA क्या हो गया, P0A इंटू XA। XA कितना है 0.312 और PB कितना हो गया आपका P0B, दैट्स 415 इंटू XB, दैट्स 0.688। ठीक है, आपने सिंपली फॉर्मूलाज में डाल लिया। ठीक है, इट्स कमिंग आउट एज 62.288.5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब P क्या हो जाएगा आपका, जो आपको P निकालना है, यू हैव टू टेक आउट द प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो P क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, दैट इज 62.4 प्लस 288.5। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आ रहा है आपका 347.9 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अभी आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब हम ये मिटा देते हैं, हमें सिर्फ ये नीचे की वैल्यूज चाहिए इसके लिए। Okay, now quickly let's see what they are asking। जो XA और XB होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है उसके वेपर्स बनते हैं जिससे वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो जो वेपर्स हैं उसमें A और B का कितना हिस्सा है भाप वाले हिस्से में, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। और उसको डिनोट करते हैं YA और YB से। YA क्या होएगा आपका PA ओवर P और YB क्या होगा PB ओवर P, या आप YB को कैसे निकाल सकते हो 1 माइनस YA करके। ठीक है, सो आपका YA क्या हो जाएगा 62.4 ओवर 347.9, दैट इज PA ओवर P। ठीक है, कितना आ रहा है ये, इट्स कमिंग आउट एज 0.18। तो आपका YB कितना हो गया 1 माइनस 0.18, दैट इज 0.82। ठीक है, सो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब सबसे पहले आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आता है, आप चेक करते हो एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं हो रही। सो दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
तो दिस इज अ सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल। द सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसरॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ इट इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। आपने ग्लाइसरॉल कितना यूज किया वो पूछा है। वेरी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज 1000 kbWb ओवर MbWa। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डालेगा एक बार देख लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, चेंज इन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस द इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सो माइनस 42 डिग्रीज। ठीक है, Kb आपको दिया हुआ है। व्हाट इज Wb, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट टेकन, यही आपने निकालना है। Mb इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सो 12 3 36 plus 8 and 16 3 48, 22 2 4 2 6 and 3 9, 92 grams per mole। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास किसका, ग्लाइसरॉल का। ठीक है, और WA मतलब आपने कितना सॉल्वेंट लिया था, यू हैव टेकन 500 grams ऑफ वाटर। ठीक है, सो इसमें डाल दीजिए डेल्टा टीबी इज 0.42 इज 1000 इंटू Kb इज 0.512 इंटू WB इज समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट, इसको हम x ले लेते हैं, ओवर MB इज 92 एंड WA इज 500। वी हैव टू सिंपली सॉल्व फॉर x इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, x कितना आ रहा है आपका 37.73 ग्राम्स। सारे बच्चों ने इसको ठीक फॉर्मूला में डाला है, बट सम ऑफ यू हैव मेड कैलकुलेशन मिस्टेक इन द लास्ट स्टेप। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डेल्टा टीबी की जगह यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो वो गलतियां भी हो जाती हैं। सो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, it is not the boiling point, it is the elevation, that is the change in boiling point। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अगेन न्यूमेरिकल ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली चीज क्या चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज एज यू ऑल नो इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो ये एक सिंपल क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। 36 grams of glucose is dissolved per liter of the solution has an osmotic pressure of 4.98 bars at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars, तब उसमें कितनी concentration है ग्लूकोज की। ठीक है, तो पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, तो हम पहला केस ले लेते हैं। पहले केस में क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, C इज मोलैरिटी, कितना है W ओवर MV, दैट इज 36 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 1। इसको वैसे आप काट भी सकते हो आगे जाके, सो जस्ट लीव इट लाइक दैट, राइट। उसके बाद आपका पाई, अब नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 4.98 बार्स इक्वल्स टू 36 ओवर 180, दैट्स योर C, R एंड T। ठीक है, सो मैं जानबूझ के इसमें वैल्यूज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको डिवीजन के या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, जिससे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग कि अगर इसका वेपर प्रेशर, ठीक है सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार्स है, ठीक है, तब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। सो लेट्स से दिस इज C, यू डोंट नो R एंड T। ठीक है, तो जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार्स है एट सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ T है, 300 डालोगे तो यहाँ भी 300 डालोगे, कट जाएगा, तो डालने की जरूरत नहीं है। R इज गैस कांस्टेंट, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 है तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सो दिस इज योर केस 2। एज यू कैन सी देयर आर टू इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 2। जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो R और
T कट गया आपका। बस अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे फॉर C, ठीक है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। इसको सॉल्व करके आपका C कितना आ जाएगा, कैसे करोगे सॉल्व, लेट्स सी हियर। सो 4.98 over 1.52 is 36 over 180 C, ठीक है, या आपका C क्या हो गया 36 over 180 into 1.52 over 4.98। इसको सॉल्व करके आ रहा है 0.061 m या मोल्स पर लीटर, ठीक है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट वी डिड। हमने सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में जो हमें पता था वो डाल दिया, ठीक है। सो वी हैव टेकन आउट द नंबर ऑफ मोल्स 36/180, ठीक है, और उसको हमने यहाँ डाल दिया। पाई वाज आपका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार्स था जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 36/180। आपका 1.52 जब प्रेशर था ऑस्मोटिक प्रेशर तब कॉन्सेंट्रेशन पूछी है C, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया, काफी कुछ कट जाता है क्योंकि T कट जाता है और R कट जाता है, इसलिए उसकी वैल्यूज नहीं डाली। एंड यू सिंपली सॉल्व फॉर C एंड यू गेट योर आंसर एज 0.061 m, ठीक है, क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट न्यूमेरिकल। ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। यूजुअली आपको कॉम्पिटिशन्स में एसोसिएशन या डिसोसिएशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल जिसमें बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि देयर इज अ डाइमर फॉर्मेशन। डाइमर मतलब दो इकट्ठे होके एक बनाते हैं, दैट मीन्स देयर इज एसोसिएशन। एंड ऑल्सो डायरेक्टली पूछा ही हुआ है व्हाट इज परसेंटेज एसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 2 grams of benzoic acid is dissolved in 25 grams of benzene and it shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। तो आपको डेल्टा TF दिया हुआ है 1.62 Kelvin, KF दिया हुआ है आपको 4.9 Kelvin kg मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद WB आपको दिया हुआ है 2 grams एंड WA कितना दिया हुआ है आपको 25 grams, ठीक है। So this is the information which is already given to you. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला में डाल लो। डेल्टा TF is equals to I into 1000 into KF into WB over MB into WA, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास MB नहीं है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। निकाल लेते हैं C6। सो 12 6 72। H कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे एक कार्बन और आ गया दैट इज 12 एंड O2 इज 32 अगेन, ठीक है। 12 6 72 5 और एक ये 6, फिर ये कार्बन एक और आ गया और 2 ऑक्सीजन। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 and 6 is 12, 7 1 8 1 9 and 3 12, ठीक है। तो कितना आ गया, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 122। सो योर MB is 122 grams per मोल। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। सो 1.62 is I into 1000 into KF 4.9 into WB that's 2 over MB that's 122 into WA is 25 and you are going to solve this equation for I, ठीक है, दैट इज योर वैन हॉफ फैक्टर। इसको सॉल्व करके आपका I आ रहा है 0.504, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला में क्योंकि एसोसिएशन थी यहाँ पे आपने वैन हॉफ फैक्टर लिखा है फॉर्मूला में। सॉल्व फॉर I यू गॉट 0.504, ठीक है। अब आपको अल्फा निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, in case of association alpha is I minus 1
ओवर 1 ओवर n माइनस 1, ठीक है। आई आपके पास आ गया। नाउ व्हाट इज n हियर? n इज कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके, कितने मॉलिक्यूल्स ने एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डाइमर मतलब दो इकट्ठे होके एक बनाते हैं, तो आपका n क्या हो गया? योर n इज 2 और i कितना आया हुआ था? i आया हुआ था 0.504। इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा इज गोइंग टू बी 0.504 माइनस 1 ओवर n, n इज 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ रहा है 0.992। दिस इज योर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। पर आपसे परसेंटेज पूछी है, सो परसेंटेज एसोसिएशन क्या हो जाएगा? तो ये आपकी डिग्री थी इनटू 100, तो कितना हो गया? 99.2%। क्लियर है? तो पहले हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया आपके बेंजोइक एसिड का। बाकी एवरीथिंग वाज गिवन फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें सारा कुछ डाल के आपका आई आ गया, वैन हॉफ फैक्टर। फिर हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाया, i माइनस 1 ओवर n माइनस 1, जिससे अल्फा आ गया, ठीक है। और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर योर पेपर। सो मोस्ट ऑफ यू डन अ वेरी गुड जॉब। आपका पहला पेपर था, एंड जो मैंने आपको की वर्ड्स और की पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। जब आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ रहा है, सो ऑलवेज लुक एट दोस की वर्ड्स, डोंट मिस देम। एंड न्यूमेरिकल्स में ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट द फॉर्मूला लिखना है आपने, यूनिट्स लिखनी है, ठीक है, बिकॉज ईच थिंग इन द न्यूमेरिकल हैज मार्क्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ।